हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त हैं आप? देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाशिकी का ये लेक्चर नंबर आई थिंक 10 होगा, है ना। देख लीजिएगा जो भी हो, लेक्चर नंबर कौन सा है? 10। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या हैं मैं आपको बता दूँ। आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो दो एप्लीकेशन है ना, यानी इनसे संबंधित हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। इसके औद्योगिक अनुप्रयोग कहाँ पर हैं, ठीक है ना। एक प्रिज्म है और एक प्रकाशिक तंतु है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रिज्म का उपयोग करके बहरहाल मैं यहाँ पर प्रिज्म की डिस्कशन नहीं करूँगा। प्रिज्म का डिस्कशन जो है हम आगे चल करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये पूर्ण आंतरिक जो लिखा है, देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रौद्योगिक अनुप्रयोग, इसके दो अनुप्रयोग हैं। यहाँ पर उन दोनों अनुप्रयोग को हमें समझना है, ठीक है। पहला क्या है? पहला ये है कि प्रिज्म का उपयोग करके किसी प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर हमें क्या करना है? बोलिए, लौटाना, यानी परावर्तित कराना है। समझ में आया? कितने कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या है? दो एप्लीकेशन है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा है प्रकाशिक तंतु। ये दोनों टॉपिक जो है हमें आज कंप्लीट करना है। उससे पहले यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल लेंगे। वो न्यूमेरिकल किस पर बेस्ड होगा? न्यूमेरिकल बेस होगा कि जब कोई मछली, है ना, जब कोई मछली जल के अंदर हो तो उसको बाहर का कितना भाग दिखेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो चलिए, आपको करना क्या है? वही छोटा सा काम, पेन और कॉपी ले करके लेक्चर के सामने बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात किए थे, याद करो, कि ये कोई क्या है? जल है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था कि यहाँ पर कोई अगर मछली हो या बल्ब हो, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से कितना भाग, ये कितना प्रकाश बाहर आएगा, यहाँ से हाइट कितना मान लें? h, और यदि ये रेडियस इसका क्या मान लें? r, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, द्रव का कितना मान लें? n। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे, r बराबर, ठीक है ना, h/√n² - 1। ऐसा हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं वो जाकर के लेक्चर नंबर इससे पहले जो है उसको देख लीजिए, 9, ठीक है। आज हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है, करा दे रहे हैं कि कोई मछली है जो जल में तैर रही है। ध्यान समझिएगा, कोई मछली है जो जल में तैर रही है, ठीक है, और वो तैरते टाइम, यानी वो कितनी गहराई पर है? वो गहराई पर है √7 गहराई पर। कितनी गहराई पर है? यानी ये यहाँ पर जो मछली है, ठीक है, उसकी गहराई इसके तल से कितना है? √7, ठीक है। यानी हाइट दे रहा है h बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं पहले एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दूँ। क्वेश्चन ये है कि कोई मछली, ध्यान समझना, कोई मछली जल के अंदर √7 मीटर की गहराई पर तैर रही है। समझ में आया? मतलब जल है, जल के अंदर मछली जो है वो ऊपर से √7 की गहराई पर क्या हो रही है? तैर रही है, ठीक है। अब उसके बाद इस मछली को, ठीक है ना, इस मछली को बाहर कितना एरिया दिखेगा, ठीक है ना, बाहर कितना एरिया दिखेगा उसको ज्ञात कीजिए, कह रहा है। और जबकि कह रहा है जल का जो अपवर्तनांक है वो 4 कितना है? 3 है। क्या समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर दे रहा था h बराबर इतना, और अपवर्तनांक दे रहा है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर दे रहा है 4/3। तो ये हमें एरिया ज्ञात करना था, कितना था। तो एरिया कब आ सकता है? एरिया बराबर ये वृत्त होता है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। कहीं ना कहीं मुझे रेडियस चाहिए तभी ए निकल सकता है, उसके लिए फार्मूला ये है। तो r बराबर क्या होता है? h का मान कितना है? √7 डिवाइडेड बाई √n²। n का मान कितना है? 3/4 का होल स्क्वायर -1। आई बात समझ में? r बराबर √7, ठीक, डिवाइडेड बाई, देखिए 9/16, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4/3 है। ये कितना है? 4/3, सॉरी 4 कितना है? ये 3 है, 4/3। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और ये बाई 9 - 1। r बराबर कितना जाएगा? √7 डिवाइडेड बाई
एलसीएम लोगे तो ये 9 माइनस ये जाएगा 7/9, ये तो आएगा जी। तो r बराबर √7 डिवाइडेड बाई √7 और इसका 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, बाहर 3, ये 3 से √7 से 7 कैंसल, r बराबर कितना आ गया 3 मीटर, कितना आ गया 3 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा, a बराबर πr², ये फार्मूला है। पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है बताइए 3 है ना, 3 का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा, तो जो भी आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। क्या समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, है ना, कि कोई मछली जो है जल के अंदर है तो उसको बाहर कितना एरिया दिखेगा, कितनी त्रिज्या होगी, ये सब बातें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका ये वर्ग है कि अपने बुक से जो है कुछ क्वेश्चन को ढूंढिए इस टाइप के और उसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने चल रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए जी, ठीक है। डिस्कशन हम ये करने आए थे इसके एप्लीकेशन की, किसके एप्लीकेशन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उम्मीद करते हैं सब बच्चों को पता है। जिस बच्चों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं पता है वो जा करके लेक्चर नंबर पीछे वाला देख लें, ठीक है, तब यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैं पहले क्लियर कर दूँ, कांच दो प्रकार के हैं, एक फ्लिंट कांच होता है ना, एक फ्लिंट कांच हो गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और एक हो गया क्राउन कांच, क्राउन कांच, ठीक है, ये हो गया। एक फ्लिंट कांच हो गया और दूसरा हमारे पास कौन सा कांच है, क्राउन कांच है। बात समझ में आ गया। चलिए अब जो क्राउन कांच होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.52, ठीक। जो फ्लिंट कांच होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.62। ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पर मैं क्रांतिक कोण निकालूँ, है ना, θc, तो हो जाएगा 1/sin, ठीक है ना, ये तो होता है, बोलो सॉरी, साइन इनवर्स 1/n, ये तो होता है जी सर। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n का मान 1.62। इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब आपका कितना आ जाएगा, 37 डिग्री नियर अबाउट। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो θc बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/n का मतलब यहाँ पर कितना रखेंगे 1.52, करीब करीब इसका आ जाएगा 42 डिग्री के आसपास। कितना आ जाएगा, 42 डिग्री के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि क्राउन कांच हो या फ्लिंट कांच हो, ठीक है ना, दोनों के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 से कम है, ये ध्यान रखना। क्रांतिक कोण का मान 45 से कम है। अगर 45 अंश से कम डिग्री पर, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, दोनों का मान θc का क्या है, 45 से कम आया, ठीक है। अगर मान लीजिए 45 डिग्री, है ना, लगभग इतने पर करेंगे तो प्रकाश किरण क्या होती है, आपको पता है कि अगर इतने एंगल पर हम लोग उसको आपतित करें तो ये मान लीजिए, ठीक है, ये कोई प्रकाश किरण आए, ये मान लीजिए क्या है आपका, बताइए, ये कांच है, ये क्या है, कांच, ठीक है। और ये कांच कौन सा है, फ्लिंट कांच है। कौन सा कांच है, फ्लिंट कांच है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल, अगर हम इसको फ्लिंट कांच हो पर अगर कोई प्रकाश किरण इतने डिग्री पर, कितने पर, 37 के आसपास अगर हम आपतित करते हैं तो ये प्रकाश किरण ये ऐसे हो जाएगी, हो जाएगा ना। अगर यहीं पर क्राउन कांच ले लें तो कितने डिग्री पर, ये 42 डिग्री थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर 45 के आसपास अगर हम करें तो क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 42 से थोड़ा ज़्यादा करें, 43-44, तो चाहे जो भी कांच हो, चाहे फ्लिंट कांच हो, चाहे क्राउन कांच हो, वहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी को बेस पर ले करके, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी को बेस मान करके हम लोग प्रूव करते हैं कि कोई प्रिज्म है उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कैसे सीखेंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं बताऊँ। नोट हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। अगली हेडिंग आप लगा लीजिए, ठीक है, पूर्ण परावर्तन बाय प्रिज्म, है ना, यानी पूर्ण परावर्तन किसके द्वारा, प्रिज्म, पूर्ण परावर्तन बाय प्रिज्म, है ना सॉरी, पूर्ण परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके द्वारा हमें क्या करना है कि प्रकाश की किरण को टोटल रिफ्लेक्शन कराना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है। ध्यान सुनिए, अब यहाँ पर खासियत है प्रिज्म को कैसे बनाया जाए। प्रिज्म को कैसे बनाया जाए आपको पता है, प्रिज्म कांच का बना होता है। प्रिज्म की पूरी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, ध्यान समझना। तो प्रिज्म को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि प्रिज्म को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना। देखो ये हो गया,
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी और सी, ये क्या है, प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। यहाँ पर मैं ये कह दूँ तो ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के। बात समझ में आया। ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा, ध्यान सुनिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा करके, ठीक है ना, किसी किरण को 90 डिग्री पर मोड़ना होगा और दूसरा 180 डिग्री पर। बात समझ में आया। यानी हम कह सकते हैं कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण को, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके 90 डिग्री और 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, प्रिज्म कैसा लेना है, प्रिज्म समद्विबाहु समकोण लेना है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अगर दो भुजाएं बराबर होगी तो ये कोण कितने कितने का हो जाएगा, 45 और ये 90। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर कैसे हम रिफ्लेक्ट कराते हैं। क्लियर हो गया। यानी कोई प्रकाश ऐसे जा रहा है, उसको 90 डिग्री पर मोड़ना है, तो हम कैसे मोड़ेंगे। तो ये आप हेडिंग लगा लीजिए, मिटा दें इसको, बताइए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब पहले मोड़ना चाहते हैं 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे हेडिंग नंबर 1, प्रकाश की किरण को कितने डिग्री पर मोड़ना है, 90 डिग्री पर। बात समझ में आ गया। चलिए, 90 डिग्री पर हमें उसको प्रकाश किरण को मोड़ना है। तो यहाँ पर रखेंगे कैसे, प्रिज्म को रखने का केवल खेल है बस, बाकी आपको पता हो गया ना। प्रिज्म के लिए कोण कितना होना है, 45, 90, 45, 90 और 45 डिग्री, ये हमें लेना है। तो देखिए, बस रखने का तरीका और सीखने का एक तरीका, और कुछ है नहीं इसमें। चलिए, ये हो गया ना, ये हो गया प्रिज्म। ये कोण कितना है 45, ये आपको याद रखना है। ये कोण कितना है 45। अब यहाँ से मान लीजिए कोई स्रोत है हमारे पास, है ना, ये कोई दो प्रकाश किरण इस पर ऐसे परपेंडिकुलर जा रही हैं, देखिए ये, ठीक है ना। ये कोई वस्तु है ए और बी, इस ए बी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी पूरी बातों को, ठीक है। यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण कैसे आपतित हो रही है, परपेंडिकुलर ना। और परपेंडिकुलर अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर या तल पर पड़ती है, ये जैसा कोई तल है, ध्यान समझो, ठीक है। ये जब ऐसे सीधे आती है ना, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को पता चल गया कि ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे इस पृष्ठ पर जाएगी कि नहीं जाएगी। जी सर। अच्छा, अगर ये सीधे जाएगी तो इस पॉइंट पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल किसके लंबवत, इस तल की। अगर इस तल के लंबवत खींचोगे, 45 डिग्री पर मुड़ा ही है, तो 45 डिग्री पर ही तो नॉर्मल खींचा जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पर भी कितने डिग्री पर खींचा जाएगा, 45 डिग्री पर। बात समझ में आ गया। ये कितना डिग्री है, 45। ध्यान समझिए, 45। ये कितना है, ये भी 45। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, अब आपको पता है कि ये कांच है, चाहे फ्लिंट कांच हो चाहे क्राउन कांच हो, ये प्रकाश किरण इस पर 90 पर पड़ी तो सीधे निकल गई। इस पृष्ठ पर कितने डिग्री पर पड़ रही, 45 पर। अब 45 पड़ रही, कहीं ना कहीं क्रांति कोण से ज़्यादा एंगल पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जी सर, एकदम कंफर्म करो, 45 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कि इसके पास जो 41 या 42 जो भी समथिंग था, उससे तो ज़्यादा है। देखिए, हमने क्या बताया, फ्लिंट के लिए कितना बताया गया, 37, ठीक है ना। क्राउन के लिए कितना बताया गया, 42। तो दोनों से तो ज़्यादा है। तो यानी इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन ना होकर के क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन में आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण जितने ही एंगल पर आती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको बैठा के रखना है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही 45 डिग्री पर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ। ये भी प्रकाश किरण कितने पर, 45 डिग्री पर बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये बेंड होगी, ध्यान समझना, ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पड़ेगी, ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर, और लेकिन इस पृष्ठ के लिए परपेंडिकुलर पड़ रही, इसलिए प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आ गया। जी सर। तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। ये है किसी प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर मोड़ने का तरीका। क्या एकदम 100% समझ में आया, चेक कर लो। चलिए, अगर आ गया हो तो अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश की किरण को 180 डिग्री पर मोड़ने का। मिटा दें। जी सर। अब प्रकाश की किरण को हम 180 डिग्री पर कैसे मोड़ेंगे, वो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर सेकंड, कितने पे मोड़ना है, 180 डिग्री पर, 180 डिग्री। अच्छा, बस प्रिज्म रखने का केवल तरीका अलग है। देखिए, अब की बार हम ऐसे रखे थे ना, ऐसे, अब की बार कर्ण के सामने इसको रख देते हैं और कुछ करना नहीं है। ये देखिए,
ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरा। चलो कुछ लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं ना, रुको, गलत लग रहा है। चलिए ठीक है, ये है समद्विबाहु समकोण। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री। ये कितना है 45, ये कितना है 45। बात समझ में है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रकाश की किरण को इसके सामने से क्या करना है, आपतित करना है। चलिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण देखो, ये दो प्रकाश किरण गई ना ऐसे सीधे। जी सर, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अच्छा देखो ध्यान समझना, ये प्रकाश किरण इस पर पड़ रही, देखिए इस तल पर पड़ेगी तो 90 है तो सीधे निकल जाएगी। इस पृष्ठ पर क्या होगी, ये 45 डिग्री पर पड़ी है तो 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री यहाँ भी होगा। ठीक है, तो 45 से क्या हो गया 42 से तो ज़्यादा है, 41 42 से, तो ये 45 डिग्री पर बेंड हो जाएगी। ऐसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। जी सर, यहाँ से भी ये 45 है तो ये भी आएगी कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। बात समझ में आ गया। अच्छा क्या इस पृष्ठ पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, नो सर, तो यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ से ये कितनी डिग्री पर बनाएगा, 45 डिग्री का, है ना। ये हो गया, इस पर भी नॉर्मल ये हो गया। ये कितने का होगा 45 का, ये भी कितने का होगा 45 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए आपतन कोण जो है 42 से ज़्यादा है, तो यहाँ भी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये आ जाएगी सीधे। इस पृष्ठ पर पड़ेगी तो 0 है ना, ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पर ये भी प्रकाश किरण ऐसे सीधे छी। चलिए ये हो गया। ठीक है, 180 डिग्री पर मोड़ने का तरीका कन्फर्म हो गया। देखिए ये हो जाएगा A डैश, ये हो गया B डैश। बात समझ में आ गया, क्या कन्फर्म है। चलिए अब हमारा तीसरा भी कंडीशन है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि प्रिज्म हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, लेकिन जो बाहर कह सकते हैं कि किरण निकले वो भी आपतन किरण के क्या हो, समांतर, या हम इसको कह सकते हैं 0 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है। जी सर, तीसरा हमारा टॉपिक है 0 डिग्री पर। कौन सा डिग्री, 0 डिग्री पर हमें क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट कराना है। चलिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत ईजी है। देखो अब बस खाली प्रिज्म रखने का ही खेल है, मैं पहले बार कर रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है समकोण, लेकिन ये समकोण है नहीं। यहाँ पर ये 90 बना रहा है। ठीक है, ये कितना बना रहा है 90। कुछ अच्छा नहीं लगा, समकोण से ऐसा दिख रहा है। इसको बड़ा करो तो थोड़ा समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये आपका कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये 45 और ये 45 डिग्री। अच्छा यहाँ से फिर वही करना है, दो प्रकाश की किरण को, एक और ये, तो बात समझ में आ गया। जी सर, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। देखिए इस पृष्ठ पर पड़ी, अब तो ये 45 है ना, देखो ये 45 डिग्री हो गया ना, ये भी कितना हो गया 45। ये 45 डिग्री पर क्या किया गया है, इंसिडेंट हुई है। अगर 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो क्या हो जाएगा, परावर्तन। यहाँ पर परावर्तन क्या होगा, अभी कांच के अंदर गई नहीं, परावर्तन कहाँ से होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री पर ही, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं 45 डिग्री पर ही क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए ये नॉर्मल सही है, चलो ठीक है। ये चलिए यहाँ से ये प्रकाश किरण आएगी, ये पड़ी, और ये प्रकाश की किरण, ठीक है, झुक करके सीधे ना जा करके झुकेगी, और इस तरीके से ये प्रकाश किरण इस पर पड़ी। बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये सेटअप किया जाता है, इस तरीके से सेटअप किया जाता है ना कि ये फिर कितने डिग्री का बनाए, 45 डिग्री का। कितने का 45। ये भी कितने पर पड़ेगी 45। अब 45 पर पड़ रही तो ये भी प्रकाश किरण ऐसे क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्यों, बाहर नहीं आएगी, क्योंकि 45 पर आपतित की गई। अब यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल भी कितने डिग्री पर होगा, 45 डिग्री के आसपास। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल कितने का, 45 का, ये भी 45 का। तो ये देखेंगे कि जो प्रकाश किरण निकलेगी ना, ऐसे पैरेलल हो जाएगी बाहर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए
ठीक है। तो ये कितने डिग्री पर हो गया, 0 पर, ठीक है। कितने पर हो गया, ये 0 सीधे निकल गई ना, तो ये हो गया ए डैश और ये क्या हो गया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो गया, बी डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्या चीज़, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 0 डिग्री पर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके यही एप्लीकेशन थे, ठीक है ना, एक 0 पर और एक 0, 90 और 180 डिग्री, हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों का दूसरा एप्लीकेशन है प्रकाशिक तंतु, ठीक है ना। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ध्यान समझिएगा, प्रकाशिक तंतु क्या होता है। चलिए ओके, सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पर हमें प्रकाशिक तंतु समझना है, मिटा दें इसको, जी सर। इसके 2 ही एप्लीकेशन थे, एक ये था, दूसरा है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि प्रकाशिक तंतु होता क्या है। प्रकाशिक तंतु एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता में बिना कमी किए हुए प्रकाश को अधिक दूर तक भेजने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक यंत्र है। क्या समझ में आया हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्रकाशिक तंत्र, ठीक है ना, यह तंतु एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा कह सकते हैं कि यंत्र ही कह सकते हैं, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को बिना कमी किए एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। जैसे मेरी बात को समझना, अगर आप यहाँ बल्ब जलाते हैं तो कुछ दूर बाद देखेंगे बल्ब क्या होगा, जो प्रकाश है ना उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती जाती है और जाकर के लास्ट में क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, घट जाती है ना इंटेंसिटी। लेकिन हम एक ऐसी डिवाइस बनाने चल रहे हैं प्रकाशिक तंतु, अगर हम उसमें प्रकाश इंटर किए यहाँ पर, ध्यान समझना, तो यहाँ से हम देखेंगे ना, इसको चाहे इतना लंबा लेके चले जाओ इनफाइनाइट तक, तो इसकी प्रकाश की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। जो प्रकाश यहाँ है बाहर निकलेगी तब भी उसका प्रकाश वही रहेगा। बात समझ में आ गया? तो प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता में बिना कमी किए प्रकाश को अधिक दूर तक भेजा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो प्रकाशिक तंतु समझ में आ गया जी सर। अब प्रकाशिक तंतु बनाया कैसे जाता है, ठीक है, ये बनता कैसे है, ध्यान समझिए। प्रकाशिक तंतु जो है वो शुद्ध कांच, पूर्णतः कांच, शुद्ध कांच होना चाहिए, या जो है आपका कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज, इससे निर्माण किया जाता है, इससे बनाया जाता है। और इसके जो रेडियस होता है ना, ऐसे होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से ये प्रकाशिक तंतु हो गया, ठीक है। इसका ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस, ठीक है, वो नियर अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर का होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। बात समझ में आया? ये कांच का या क्वार्ट्ज का क्या होता है, बना होता है, जिसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻ कितने का होता है, 6 मीटर का होता है, ठीक है, यानी 1 माइक्रोन के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कह दूँ, यहाँ पर इसके ऊपर कम अपवर्तनांक का क्या किया जाता है, कम अपवर्तनांक वाले द्रव से हम कह सकते हैं इसके ऊपर लेप कर देते हैं, इस तरीके से। बात समझ में आया? समझ में आ गया? इसका रेडियस कितना होता है, आप देखिए, इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ी, ठीक है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री के आसपास आपतित की जाती है, यानी 42 से ज़्यादा ही होता है। तो ये कंटिन्यू क्या होता है, अगर 42 के आगे अगर हम आपतित करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस पृष्ठ पर पड़ेगा। यहाँ पर भी ये भी एंगल 42 से ज़्यादा होगा, है ना, नियर अबाउट 45 मान सकते हैं, तो फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए दूसरे सिरे को ये निकल जाती है। और हमें पता है कि अगर कोई प्रकाश है, अगर उसका पूर्ण, है ना, कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो प्रकाश की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आती है। बात समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पर किया जाता है, इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि ये एंगल जो है क्या हो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा परावर्तित हो, जिस कारण से इसका परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और ये क्रिया इस तंतु में कंटिन्यू इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती रहती है। और ठीक है, बाहर जाकर के यहाँ पर प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वही इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर हमें मिल जाती है। बात समझ में आ गया? तो ये है प्रकाशिक तंतु। समझ में आ गया? ये क्या है, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। चलिए, अब प्रकाशिक तंतु की अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ना कि चाहे आप इसको मोड़ देंगे, समझ में आ रहा है, चाहे आप इसको मोड़ भी देंगे, ऐसे पूरा ऐसे गोल गोल कर देंगे, तब भी अगर यहाँ पर प्रकाश करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। इस तरीके से सेटअप किया जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए अगर हम इसके यूजेस की बात कर लें तो इसका यूज जो है, ठीक है ना, पर ये शरीर के अंदर के भागों को चेक करने के लिए किया जाता है। कैसे? प्रकाश इसको डाल देते हैं, उसके बाद प्रकाश इसमें डालते हैं यहाँ से, तो ये जो इंटेंसिटी प्रकाश है ना, वही ये प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है और बाहर दूसरे प्रकाशिक तंतु के माध्यम से वो प्रकाश कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो जितना प्रकाश यहाँ पर गया उसी, ठीक है, उसी इंटेंसिटी का प्रकाश कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो हमें बढ़िया सा इमेज दिखने लगता है। बात समझ में आया? तो इसका यूजेस वहाँ पर किया जाता है। तो आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों लेक्चर आपको बेहतर समझ में, मतलब कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पर इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेंस से, लेंस का शुरुआत करेंगे, है ना, शुरू से लेंस कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या लेंस की शर्तें होती हैं कि वो लेंस का पालन करे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।